वेलकम। स्वागत है आपका साइंस अड्डा में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा एक बेसिक चैप्टर है जूलॉजी और बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी जो बायोलॉजी है उसकी शुरुआत इस चैप्टर से होती है और नीट में इसके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और प्रीवियस ईयर में इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जितना हो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको कहीं भी ये चैप्टर की जरूरत पड़ रही है तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। आपको मैं इसमें सारी चीज़ों को डिटेल में और बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज लाइफ? सबसे पहले हमारी बेसिक लाइफ की डेफिनेशन है कि सर लाइफ क्या होती है। तो बेटा लाइफ इज यूनिक complex organization of molecules expressing through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। लाइफ हमारी एक यूनिक है, यानी कि अगर आपकी लाइफ है तो आपकी लाइफ और आपका बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ आपके पास है, इस यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है। और अगर जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो मेरा जीनोमिक कंटेंट है, जो मेरा डीएनए कंटेंट है, वो सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए जो हम सबकी लाइफ है वो काफ़ी यूनिक है। अगला है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो किसी सिंपल तरीके से नहीं बनी हुई है। हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स की, जो करते हैं विच एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिलकर अपने आप कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि उस एक्सप्रेशन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, उसमें डेवलपमेंट होती है, हम किसी भी चीज़ के थ्रू अपना रिस्पॉन्स दे पाते हैं। यानी कि अगर हमें कुछ गर्म या ठंडा लगे तो उससे हम तुरंत अपना हाथ दूर हटाते हैं, या फिर कहीं हमें डेंजर लगता है तो हम तुरंत वहाँ से भागते हैं। हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अपना रिस्पॉन्स को बैठा पाते हैं। और हम एडेप्टेशन, यानी कि हम किसी भी जगह पे किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे, उस तरीके में कौन कौन रह सकता है, कौन कौन उस तरीके को एडेप्ट कर सकता है, वो एडेप्टेशन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे डिपेंड करेगी। एंड अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि उस एरिया में या फिर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसने अपनी लाइफ शुरू की है, तो क्या वो अपने आगे की जो प्रोजेनी है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी कि अपने जो प्रोजेनी है उनको बना पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो एक लाइफ को डिफाइन करती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जीवित वस्तु या फिर जीवित ऑर्गेनिज्म एक क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म is self-replicating, evolving and self-regulating interactive system. Capable of responding to external stimuli, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो अगर कोई भी चीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी ना तो वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करेगी। यानी कि अगर वो खुद एक सेल है तो अपने अपने अंदर से वो एक दूसरे सेल को रीजनरेट करने की कोशिश करेगा। इवॉल्विंग, यानी कि अगर वो एक समथिंग, अगर मान लीजिए आप, अगर वो किसी फर्स्ट स्टेज पे खड़ा है और उसकी जो सेकंड स्टेज है वो ज़्यादा डेवलप है, तो वो अपने आप को इवॉल्व करके उस सेकंड स्टेज की तरफ लेके जाएगा। यानी कि अगर वो पहले पानी में तैर पा रहा था और वो शुरू में कोई भी ऑर्गेनिज्म वो पानी में तैर पा रहा था मगर वो ज़मीन पर नहीं चल पा रहा था, तो बाद में वो अपने आप को कुछ इस तरीके से वो डेवलप करेगा, इवॉल्व करेगा कि वो ज़मीन पे और पानी पे दोनों तरीके से दोनों जगहों पर रह सके। तो ये हो गया इवॉल्विंग। अगला है सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, यानी कि जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास अपना एक सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम होगा। यानी कि उसकी बॉडी को किसी बाहरी फोर्स या फिर किसी बाहरी स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है अपने आप के बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। उसके सेल्स और उसकी बॉडी अपने फंक्शन को खुद ही कैपेबल है रेगुलेशन करने के लिए। तो जो उसका सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आगे क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो लिविंग किस वजह से है, किन किन वजहों से, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बता पा रही है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो हमारे पास बेसिकली 5 क्राइटेरिया होते हैं। इन पांचों में से भी हमारा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये 3 मेन हैं जो कि जनरली और बेसिकली डिफाइन करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और जो हमारे 5 क्राइटेरिया उसमें सबसे पहला हमारा ग्रोथ है, दूसरा रिप्रोडक्शन है, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और द 5th वन इज कॉन्शियसनेस।
तो सबसे पहले हम ग्रोथ से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। तो सर ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ बेटा किसी भी इंक्रीज इन सेल नंबर, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल का नंबर, यानी कि पहले अगर वो सिंगल इंडिविजुअल यूनिसेलुलर एग्जिस्ट कर रहा था, तो अगर वो यूनिसेलुलर से 2 बनता है, 2 से फिर 4 बनता है, 4 से फिर फर्दर वो डेवलप होकर अगर अपने आप को मल्टी सेलुलर बनाता है, तो ये जो इंक्रीज इन नंबर है और ये जो इंक्रीज इन मास है, ये इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास हम क्या कहते हैं कि ये सेल में ग्रोथ हुई है। ये जो भी हमारे सामने चीज़ है उसके अंदर ग्रोथ हुई है। जो सेल है अपने आप को डिवाइड करके नंबर में बढ़ते हैं और अपने मास को बनाते हैं, फिर यही फर्दर मास बन के हमारा जाके बनता है एक फर्दर एक मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही सारे सेल्स मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कुछ सेल्स जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टोमक बनाते हैं, कुछ पैर बनाते हैं, कुछ हाथ बनाते हैं। तो यही सेल अपने आप को नंबर में इंक्रीज करके, अपने मास को इंक्रीज करके एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। आगे हम समझते हैं प्लांट्स और एनिमल के बारे में कि प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ का क्या क्राइटेरिया है, कैसे चीज़ें इनके अंदर होती हैं। तो बच्चों जो प्लांट हैं उनके अंदर ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती है। इन प्लांट ग्रोथ कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लेयर लाइफ स्पैन, यानी कि जब तक एक प्लांट, जब तक एक ट्री या फिर जब तक भी कोई पौधा, जब तक उसकी लाइफ रहेगी, अगर उसकी लाइफ 6 महीने है या फिर उसकी लाइफ 1 साल है, तो जब तक उसकी लाइफ रहेगी वो थ्रू आउट द लाइफ अपनी बढ़ता रहेगा, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ अपनी ग्रो करता रहेगा। हमें उसकी ग्रोथ बाहर से नहीं दिखेगी, मगर अगर हम साइंटिफिकली उसके अंदर चीज़ों को देखें और डाटा को कलेक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि ये अभी भी ग्रो कर रहा है। तो उसकी जो ग्रोथ है प्लांट की, वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है, वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है जब तक वो जीवित रहता है। और एनिमल्स में क्या होता है, इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ग्रोथ सिर्फ एक सर्टेन एज तक होती है, यानी कि जो ह्यूमन का लाइफ स्पैन है उसमें आप, अगर आप जानते हैं, आप सभी एडल्ट स्टेज से, एडोलसेंस से रिलेट करते हैं, कुछ टीनेजर होंगे और कुछ थोड़े एडल्ट भी होंगे। तो आप सबको पता है कि जो ह्यूमंस की ग्रोथ होती है वो जनरली हम बोलते हैं कि लास्ट 19 और 20 तक होती है। 20 ईयर तक मेल और फीमेल में ग्रोथ होती है, यानी कि जो मेल और फीमेल है उनकी हाइट या फिर उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट वो लास्ट 90 और 20 तक हो जाती है। इसके बाद फर्दर जो ग्रोथ है वो एनिमल सेल में रुक जाती है, यानी कि वो फर्दर ग्रो नहीं करते और कोई भी मैच्योरेशन और उसमें फर्दर नहीं आती है। ठीक है, तो वो एक सर्टन एज तक ही ग्रो करते हैं, यानी कि अगर हम एक एनिमल को भी देखें तो एक एनिमल सिर्फ एक सर्टन स्टेज तक ही ग्रो करता है। जब वो अपनी ग्रोथ को पूरा फुलफिल कर लेता है, यानी कि पूरा मैच्योर हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ उसी समय रुक जाती है। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जब तक उसकी लाइफ चलेगी, चाहे वो किसी भी मैच्योरिटी को गेन कर ले, उसकी ग्रोथ तब भी चलती रहेगी। उसके बाद ग्रोथ के बारे में कुछ और समझाता हूँ आपको। देखिए, अभी तक हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के बारे में समझ लिया कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। अब हम समझने वाले हैं कि क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। अगर मैं बोलूँ हाँ, तो बिल्कुल जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो करते हैं। मगर आप लोग बोलोगे सर कैसे? तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर बेसिकली हमारा सरफेस एक्यूमुलेशन होता है। अगर आप पहाड़ देखें, कोई वादी में देखें, कोई भी पहाड़ी इलाके में जाएं, तो हमारे ऊपर जो, हमारे सामने जो पहाड़ होते हैं उनमें बहुत सारी बर्फ की चादर से ढके हुए होते हैं। तो इन कंपैरिजन वो उनकी एक्चुअल हाइट क्या है या फिर उनकी एक्चुअल मोटाई क्या है, वो अपनी एक्चुअल मोटाई से थोड़े मोटे नजर आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बर्फ की परत चढ़ी हुई है। जैसे कि बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। यानी कि मैंने ग्रोथ को पहले कैसे डिफाइन किया, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज इन मास और नंबर और साइज है। ठीक है, तो अगर ये मेरा बेसिक क्राइटेरिया है ग्रोथ को डिफाइन करने का, तो लोगों ने क्या सोचा, तो ऐसे तो इस तरीके से नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो सरफेस का एक्यूमुलेशन होता है। जैसे कि अगर हम कोई बुक को किसी एक पुराने कमरे में छोड़कर चले जाएं बहुत सालों के लिए, तो हम थोड़े दिन बाद आएंगे तो उस बुक के ऊपर हम देखेंगे कि बहुत सारी धूल मिट्टी जमी है और बुक इन कंपैरिजन पहले 2 सेंटीमीटर अगर उसकी मोटाई थी तो वो अब बढ़ के कुछ 4 सेंटीमीटर तक हो गई है। यानी कि वो बुक है, उस बुक ने अपनी ग्रोथ को शो किया। जो नॉन लिविंग थिंग है उसने अपनी ग्रोथ को शो किया। ग्रोथ को वो कैसे शो कर रहा है, क्योंकि मेरा ग्रोथ को डिफाइन करने का बेटा क्राइटेरिया ही यही है कि इंक्रीज इन मास और साइज और सेल। यानी कि अगर आपका मास बढ़ रहा है तब भी मैं उसको ग्रोथ बोल दूंगा, अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो भी मैं उसको ग्रोथ बोल दूंगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हम ग्रोथ को
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पूरी तरह से डिफाइनिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं, नॉन लिविंग भी अपनी सरफेस एक्टिवेशन के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता पूरी तरीके से कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ग्रोथ है हमारा यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, नहीं, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये अगली लाइन है हमारी जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमारी इनसाइड होती है। बेसिकली जनरली हम सारी चीज़ें जानते हैं, जो हमारे सेल अगर इंटरनली कुछ डैमेज हो जाता है तो उसकी इनसाइड रिपेयरमेंट होकर हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि उसको अपने आप एडजस्ट करके ग्रो करवा देती है। अगला हम देखते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। बेटा ग्रोथ के बाद जो रिप्रोडक्शन आता है, अब तो हमें पता चल गया कि ग्रोथ है भैया, वो तो हमारी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और हमें सारी चीज़ें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही चाहिए। तो हम अगली चीज़ को देखते हैं, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है? तो अगली चीज़ें क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे ही सिमिलर इंडिविजुअल या फिर अपने जैसे ही जीनोमिक कंटेंट वाला इंडिविजुअल जो थोड़ा सा पेरेंट से डिफरेंट दिखता हो, उस इंडिविजुअल को जन्म देना, अपने प्रोजेनी को इस दुनिया में लेके आना, ये रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यानी कि इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स in case of asexual reproduction, and in case of sexual reproduction they are may be dissimilar। यहाँ पर एक लाइन और ऐड करनी चाहिए, they may be dissimilar, यानी कि वो एक जैसे भी हो सकते हैं इन केस ऑफ असेक्सुअल, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है जहाँ पर वो डिसिमिलर होते हैं और उनका जीनोमिक कंटेंट अपने पेरेंट्स से सेम होगा, बट वो डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर और बाहर के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनमें डिसिमिलर होंगे। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, पहला होता है असेक्सुअली, दूसरा होता है सेक्सुअली। ठीक है जी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर कोई समझा नहीं पाता है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ डिटेल में, एक क्लियर कट इसका एक इस डेफिनेशन का एक आपको बताता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। यहाँ बोला गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होते हैं बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। यानी कि जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो एक सिंगल सेल है, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होता है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो मैंने अभी क्या बताया, ग्रोथ मतलब बढ़ना और रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे ही किसी और को इस दुनिया में लेके आना। तो अगर कोई सेल है, वो अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक से दो में बट रहा है, तो यहाँ तो वो ग्रो भी हुआ और अपने जैसे किसी और को इस दुनिया में लेके भी आया, यानी कि वो नंबर में भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसकी ग्रोथ भी हो रही है और वो अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म को भी इस दुनिया में लेके आ रहा है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइमल्टेनियसली होती है। कौन कौन सी? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये जो दोनों प्रोसेसेस है बेटा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर साइमल्टेनियसली होती है। और इस लाइन के ऊपर नीट में और जो अगर कोई भी आपका लॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना, उसमें इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इस लाइन को हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो डिवाइड होंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, तो वो साइमल्टेनियसली रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ग्रोथ थी, वो रिप्रोडक्शन था, उसमें भी कुछ खामियां देखी गई। वो भी एक तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को। तो उसमें खामियां क्या थी? मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस म्यूल्स, जैसे कि एग्जांपल म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल। तो क्या होता है, अगर हम देखें अपने आसपास की दुनिया में, तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लिविंग हैं बट फिर भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे म्यूल्स होते हैं, ठीक है, हमारी वर्कर बीज होती हैं, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, अपने जैसी और वर्कर बी नहीं बना पाती हैं। ठीक है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं, जो कि ऐसे जो कपल होते हैं जिनके कोई जो निसंतान कपल होते हैं, उनके कोई बच्चे पैदा नहीं होते। तो ऐसे कपल लिविंग तो है बट वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारा एक तरीके का हमें डिफाइनिंग फीचर बता रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में? नहीं, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफाइनिंग होता तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना चाहिए था।
फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करते? इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को नहीं मान सकते अपना क्राइटेरिया, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। तो हम इस पर भी एक कट लगा देते हैं कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो हमारी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई। अब हम अगली चीज देखते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो क्या मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? हम इसको पढ़ते हैं पहले। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारा सम टोटल होता है, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, किसी प्रोडक्ट से फर्दर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है जिसको आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, या फिर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है जिससे फर्दर एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो हमें फर्दर फिर एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो हमारी मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर इन्होंने बड़ी बात बोल दी कि ये हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट अगर मैं इस पर क्रॉस क्वेश्चन करूँ कि ये डिफाइनिंग फीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को, आपने ठीक है आपने बोला कि बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी हमारी बॉडी में हो रही है वो हमारी बॉडी में हो रही है वो सारी हमारी मेटाबॉलिज्म कहलाती है और ये डिफाइनिंग फीचर है। बट जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो मैं अपने लैब में भी तो कर सकता हूँ। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस है वो मैं अपने लैब में भी तो कर सकता हूँ। जो आपकी अलग अलग तरीके की प्रोसेस बॉडी में हो रही हैं, फैटी एसिड बन रहे हैं, उससे कुछ और बन रहा है, ये सारी चीज़ें तो मैं लैब में भी कर सकता हूँ। तो आप कैसे इसको बोल सकते हो कि एक डिफाइनिंग फीचर है? तो बच्चों यहाँ पर हम ये चीज़ें आउटसाइड द बॉडी एक लैब में परफॉर्म तो कर सकते हैं, बट वो हमारी लिविंग रिएक्शन होगी, वो किसी बॉडी में कंसिस्ट नहीं कर रही है, वो एक हमारी लिविंग रिएक्शन होगी, वो मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगा। मेटाबॉलिज्म वो तभी कहलाएगा जब वो एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर होगा और उससे फर्दर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो उसी को ही हम मेटाबॉलिज्म का नाम देंगे। इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, हम बायोकेमिकल रिएक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। बायोकेमिकल रिएक्शन को तो इंडिविजुअली भी किसी लैब में कराया जा सकता है, और जो मेटाबॉलिज्म होता है फाइनल प्रोडक्ट बन के फर्दर उसकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ये सिर्फ हमारी बॉडी का ही काम है और ये सिर्फ एक बॉडी ही कर सकती है। तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म पे हम टिक लगा देते हैं और इन दोनों पे हम क्रॉस लगा देते हैं, भैया इनकी बस की नहीं है। मेटाबॉलिज्म हमारा सबसे पहला एक क्रांतिकारी आदमी आया जिसने बताया कि हाँ सर मैं हूँ जो कि आपकी चीज़ों को समझा पा रहा हूँ, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बता पा रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, यानी कि एक सेल और एक बॉडी से परे इसको कराया जा सकता है। बट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग, कोई एक लिविंग थिंग नहीं है वो, बट आर द लिविंग रिएक्शन, एक लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं मगर वो कोई जीवित वस्तु नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से कुछ नहीं हो पाया और मेटाबॉलिज्म हमारा पहला हीरो बना जिसने हमें बताया कि हाँ जी मैं हूँ आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हूँ। ठीक है जी, अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो उसकी बेसिक यूनिटी हमारा सेल है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को देखें तो उसमें चीज़ें तो होंगी, उसके वो सेल से मेडअप तो होगा, वो स्मॉल यूनिट से मेडअप तो होगा, मगर उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन के उसका कोई एक फंक्शन क्रिएट नहीं कर रही होंगी, उसे एक बॉडी शेप नहीं दे पा रही होंगी, वो बार बार रीजनरेट होकर एक स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर पा रही होंगी। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइनिंग फीचर इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। ये कोऑर्डिनेशन एक सेल से दूसरे सेल के बीच में अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने वाला कोऑर्डिनेशन ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिल सकता है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट बचता है बच्चों, हमारा ये दोनों तो फेल हो गए टेस्ट में, पहला हीरो ये और दूसरा हीरो ये। ठीक है जी, अब अगला आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल एंड पॉल्यूटेड एक्सेट्रा। कॉन्शियसनेस यानी कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना, यानी कि अगर आपके आसपास डेंजर है
तो तुरंत आपको पता चल जाए कि डेंजर है, मुझे यहाँ से भागना है। आप उस एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, आप उस एनवायरनमेंट को महसूस कर पा रहे हैं, आप उस एनवायरनमेंट के बारे में जिस्ट ले पा रहे हैं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को महसूस करने की एबिलिटी हमारी कॉन्शियसनेस कहलाती है। यानी कि हम अगर आसपास की चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, हमारे आसपास सर्दी है, ठंडी है, हमें कुछ चुभ रहा है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी कॉन्शियसनेस कहलाती हैं। यानी कि लाइट के थ्रू आप कॉन्शियस हैं, आपको वाटर के बारे में, वाटर आपको फील हो रहा है या फिर आप वाटर के थ्रू अपनी रिस्पॉन्स को दे पा रहे हैं। टेम्परेचर को आप रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी कोल्ड है या फिर कोई चीज़ कितनी गर्म है। और अदर ऑर्गेनिज्म से आप इंटरेक्ट कर किस तरीके से कर पा रहे हैं। केमिकल पॉल्यूटेंट के थ्रू आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हमारे जितने भी केमिकल पॉल्यूटेंट है उसके थ्रू आपका कैसा रवैया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्शियसनेस में आती हैं। आप कैसे अपने एनवायरनमेंट में आप रहते हैं और उस एनवायरनमेंट में आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं अपना। ठीक है, देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग के, अपने आसपास के बारे में अवेयर होते हैं कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वहाँ पे अगर एक हिरन है तो उसे आसपास के एरिया में पता होगा कि मेरे इतनी दूर पे मुझे शेर, मेरे इस जंगल में इतनी दूर पे शेर है, मुझे उतनी दूर नहीं जाना है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा बैक्टीरिया हो या जो भी चीज़ें हैं, वो अपने आसपास की सराउंडिंग के बारे में अवेयर होती हैं कि चीज़ें मेरे आसपास कैसी हैं, मुझे इस चीज़ों से कैसे डील करना है। सो हम इसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में सेल्फ कॉन्शियस होता है, यानी कि कॉन्शियस होता है, सॉरी, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस होता है। जैसे कि अगर मैं इस पेन को कहूँ तो ये पेन अपने आसपास के बारे में कॉन्शियस है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉन लिविंग थिंग है ना, इसको कैसे पता होगा कि ये किसके हाथ में है, ये मेरा हाथ में या आपके हाथ में है। या फिर ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर किसको पता है कि ये कुछ अपना रिस्पॉन्स दे पा रहा है? ये अपने आप कभी चालू होता है, जब हम इसको ऑन करते हैं तभी तो ऑन होता है ये। तो ये अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं है। तो इसीलिए हम कह पाते हैं कि सर जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है। इसलिए हम इसको एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेक्चर की, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी कि ह्यूमन, हम लोग ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में जो अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियस है। हमें पता है कि अगर हमें बुखार है तो हमें क्या खाना है, क्या दवाई खानी है, या फिर हमारे लिए क्या चीज़ गलत है वो हमें नहीं करनी है, हमें उसके बाद उससे नुकसान पहुंचेगा। हमें हमारी बॉडी के लिए क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी, हम अपनी ग्रोथ के लिए कैसे और काम कर सकते हैं, अपने ऊपर अपने आप को कैसे और अच्छे तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ मुझे बहुत इंटेलिजेंट बनना है तो मैं कैसे कौन कौन सी चीज़ें करूँ वो जिससे मैं इंटेलिजेंट बन जाऊँ। मगर ये चीज़ें और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं है। ठीक है, वो अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। मगर जो ह्यूमन होता है वो अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियस होता है, यानी कि वो उसे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, अपने बारे में उसे अपनी जानकारी होती है। तो ये है वीडियो का एंड, यानी कि हमने यहाँ पढ़ लिया। मैं आपको इस पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूँ। ग्रोथ हमारा नहीं था डिफाइनिंग क्राइटेरिया, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे नॉन लिविंग थिंग थे वो भी सरफेस एक्यूमुलेशन के थ्रू ग्रोथ कर रहे थे। रिप्रोडक्शन भी हमारा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो हमारा रिप्रोडक्शन है, जो हमारे इनफर्टाइल ह्यूमन मेल कपल होते हैं, ह्यूमन कपल होते हैं, वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, हमारे म्यूल्स नहीं कर पाते, वर्कर भी नहीं कर पाती, तो रिप्रोडक्शन को मैं डिफाइनिंग नहीं बोल सकता। मेटाबॉलिज्म हमारा सबसे पहले डिफाइनिंग आया, हमारा पहला हीरो मेटाबॉलिज्म था, जिसने बोला कि हाँ मैं डिफाइनिंग फीचर हूँ, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आया, उसके बाद लास्ट कॉन्शियसनेस आया, जिसको अभी आपने पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।